Dear students, welcome to Learning Management System of साथ कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा MD-CAT केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, reactions of carboxylic acids and relative acidic strength of carboxylic acids। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट स्मेल है। जो पहले तीन कार्बोक्सिलिक एसिड हैं इनकी स्मेल जो है वो पंजेंट स्मेल होती है, और नेक्स्ट जो तीन है ब्यूटायरिक एसिड, वैलेरिक एसिड और हेक्सानोइक एसिड, इनकी स्मेल अनप्लेजेंट होती है। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आर ग्रुप बड़ा होता जाता है सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि आर ग्रुप नॉन पोलर होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। तो पहले चार कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीटली सॉल्युबल हैं और उसके बाद सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर्स, अल्काइल हैलाइड, सबसे बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में भी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में खास तौर पर डाइमर बनता है, और जो डाइमर बनता है इसमें दो दो मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा बनते हैं। एक डाइमर में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, और इस डाइमर बनने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट बाकी क्लासेस से ज्यादा होता है। और जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। अगर देखें तो फार्मिक एसिड में एक ही कार्बन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दो कार्बन हो गए हैं तो 118, और तीन कार्बन हो गए हैं तो 141 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम बढ़ने से लंदन डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बढ़ती चली जाती हैं। इसी तरह अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट इरेगुलरली इंक्रीज करते हैं। जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। जैसा कि देखें ब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन है, इवन है, तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट। इसका ऑड नंबर वाले जो कार्बन एटम है 3 वाले से भी ज्यादा होगा और 5 वाले से भी ज्यादा होगा। तो जो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उनका सिमेट्रिकल डाइमर बनता है, और सिमेट्रिकल डाइमर बनने की वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हमारे पास ये सीरीज है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो फार्मिक एसिड है। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एसिड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है। जितने कार्बन कम होंगे एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन अगर ये किसी एसिड के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लग जाए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। जैसे ये हमारे साथ पास एसिटिक एसिड है, अगर मैं एसिटिक एसिड का H निकाल के इसकी जगह पर मैं H की जगह पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दूं या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दूं तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं Cl लगा देता हूँ तो ये बन गया क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह अगर मैं क्लोरो की बजाय ब्रोमो लगा दूं, ब्रोमो एसिटिक एसिड, तो क्लोरो वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ब्रोमो एसिटिक एसिड से। लेकिन ये एसिटिक एसिड से दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, तो जितना यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा उतने ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। याद रखिएगा ये जो हेलोजेंस होते हैं इनका इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है। तो हेलोजेंस में से सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होंगे वो फ्लोरो वाले होंगे। फ्लोरो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो और फिर आइडो। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो है, जैसे हमारे पास सल्फोनिक एसिड ग्रुप है या अमोनियम आइन है, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ लिए थे, तो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिड की स्ट्रेंथ को कम करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 तरह के रिएक्शन देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ 3 तरह के रिएक्शन होंगे। एक वो रिएक्शन जिनमें इनका सिर्फ H इन्वॉल्व होता है
उन रिएक्शंस को हम कहेंगे कि इनमें इनका एसिडिक बिहेवियर शो हो रहा है। तो पहले रिएक्शन है जिनमें इनका H इन्वॉल्व होता है, दूसरे रिएक्शन है जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH एज अ होल इन्वॉल्व हो जाता है, H की बजाय OH इन्वॉल्व होता है। और फिर हमारे पास तीसरे हैं जिनमें पूरे का पूरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी ये विंडो एक्टिवेशन का नोटिस आ गया दरमियान में, तो यहाँ पर देखिए अगर पूरे का पूरा COOH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए तो ये तीसरी टाइप होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तीन तरह के रिएक्शन शो करेंगे, एक जिनमें H इन्वॉल्व होगा, दूसरा OH और तीसरा जिनमें COOH इन्वॉल्व होगा। सबसे पहले देखते हैं जिनमें H इन्वॉल्व होगा। इस कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि एसिड्स हैं तो ये हाइड्रोजन आयन दे देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। जितना ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ होगा, उतना ही हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा और एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। अब ये जल्दी कब निकलेगा? जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप भी लग जाए, जैसे R एल्काइल ग्रुप, यहाँ हम कार्बन के साथ NO2 ग्रुप लगा दें, CH2NO2, तो NO2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, तो ये एसिड की स्ट्रेंथ को ज्यादा कर देगा। सबसे पहले इसका रिएक्शन विद बेसेस है, जैसा कि अल्कलीज हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनके साथ एसिड जो हैं वो इजीली रिएक्शन कर जाते हैं, क्योंकि अल्कलीज OH देती हैं तो एसिड H देते हैं। ये बन जाएगा वाटर, प्लस यहाँ से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये H दे रहा है, और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से OH निकला है, तो ये हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा। तो अल्कलीज NaOH, KOH या इसके साथ साथ आप स्ट्रॉन्ग बेसेस जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा इससे पहले एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस भी आपने पढ़ी, अल्कोहल्स के रिएक्शन भी एज एन एसिड पढ़े जिनमें अल्कोहल का H इन्वॉल्व होता है। फिनोल का भी आपने एसिडिक बिहेवियर पढ़ा, लेकिन वो सारी क्लासेस जो हमने पढ़ी, ना तो अल्कोहल्स, ना फिनोल्स, ना एसिटाइलिन्स, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करती, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं। ये टेस्ट इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट डालेंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगी विद एफरवेसेंस, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल हैं, एक हाइड्रोजन एक और दूसरा हाइड्रोजन देगा, तो ये दोनों इस कार्बोनेट से मिलकर H2CO3 बना देंगे, और जो H2CO3 है वो एक्चुअली कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है तो ये H और ये इसके साथ मिलकर बना देगा H2CO3 और इसके साथ सोडियम लग जाएगा। इस तरह से ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड विद एफरवेसेंस निकलेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह मेटल्स के साथ रिएक्शन है, मेटल के साथ जब एसिड रिएक्शन करते हैं, जैसा कि हमने अल्कोहल्स में भी पढ़ा था, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और इस हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ जाएगा या पोटेशियम। अगर आप कैल्शियम या मैग्नीशियम यूज करेंगे तो फिर यहाँ पर एसिड के 2 मोल उनके साथ लगेंगे। उसकी वजह ये है कि कैल्शियम या मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड का 1 मोल जिसने H दे दिया है, और फिर एसिटिक एसिड का एक दूसरा मोल भी है, उसने भी H दे दिया है। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाते हैं तो हमें इस तरह के 2 ग्रुप चाहिए होंगे, और ये फिर मिल जाएंगे कैल्शियम के साथ, और ये बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। अब कैल्शियम एसीटेट को अगर आपको याद हो, आप इसको एसीटोन की प्रेपरेशन में भी और एसिटाल्डिहाइड की प्रेपरेशन में यूज कर चुके हैं। अगर आप इसको हीट करें तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा और एसीटोन बन जाएगा। कैल्शियम की बजाय मैग्नीशियम भी यूज हो सकता है, क्योंकि दोनों मेटल्स 2 बॉन्ड बनाती हैं, दोनों का तल्लक एक ही ग्रुप से है, दोनों ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जब कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है इनके वो रिएक्शन जिनमें OH इन्वॉल्व होता है। तो OH इन्वॉल्व जब होगा तो OH जो है, जब किसी भी एसिड से OH निकलेगा, OH एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, यानी जब यहाँ से OH निकलेगा तो OH पर चार्ज आएगा नेगेटिव। OH पर चार्ज नेगेटिव आएगा अगर, तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर इसकी जगह पर जहां से न्यूक्लियोफाइल निकलता है वहां आता भी न्यूक्लियोफाइल ही है, जैसे क्लोराइड आ गया। तो याद रखिएगा एसिड का जब OH निकलता है, OH न्यूक्लियोफाइल है, तो उसकी जगह पर भी न्यूक्लियोफाइल ही आएगा। इसी वजह से इन रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आप यहाँ पर दे सकते हैं, OH निकला, इसकी जगह पर Cl आ गया, बाकी SO2 और HCl बन गया।
या PCl5 के साथ देखें, यहाँ से OH निकल गया जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तो उसकी जगह पर Cl लग गया प्लस POCl3 और HCl बन गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के वो रिएक्शन जिनमें OH इन्वॉल्व होता है वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ से OH निकलेगा और इसकी जगह पर OH ही आएगा। जैसा कि देखिए मैकेनिज्म SOCl2 के साथ, अगर हम SOCl2 की स्ट्रक्चर बना लें तो SOCl2 की स्ट्रक्चर होती है S डबल बॉन्ड O, इधर भी Cl और यहाँ पर भी Cl, और यहाँ से ये जो OH है इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से Cl ग्रुप को निकाल देगा। तो यहाँ से एक तो निकलेगा Cl और दूसरा ये वाला H निकलेगा, H और Cl निकल जाएंगे और O के साथ S डबल बॉन्ड O Cl लग जाएगा, यहाँ पर O के साथ S डबल बॉन्ड O Cl। नेक्स्ट स्टेप में ये जो Cl निकला है ये Cl आके अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पर और पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये वाला, और फिर ये पाई बॉन्ड वापस आके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से SO2 की शक्ल में निकल जाएगा, ये एसिटाइल क्लोराइड बन जाएगा। इसको एथानोइल क्लोराइड भी कहते हैं क्योंकि एथानोइक एसिड से है, एथानोइल क्लोराइड बन गया। ये एसिटाइल क्लोराइड प्लस SO2 और Cl निकल गया। सिस्टम में चूंकि हाइड्रोजन आयन मौजूद है तो ये H और Cl मिलकर HCl बना देंगे। नेट रिजल्ट क्या निकला, यहाँ पर OH निकल गया है कार्बोक्सिलिक एसिड का एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ एज अ लिविंग ग्रुप जो कि न्यूक्लियोफाइल है और उसकी जगह पर एक नया न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड लग गया है। तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी तरह स्टेरिफिकेशन एस्टर कैसे बनते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इस रिएक्शन में OH देते हैं और अल्कोहल H देती हैं, ये वाटर बन जाएगा और OH की जगह पर ये वाला ग्रुप लग जाएगा। इसका मतलब ये भी न्यूक्लियोफाइल है और OH से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसी वजह से इथाइल एसीटेट प्लस वाटर बन गया। इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है कैटलिस्ट का काम करता है, इसका काम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है ताकि एथेनॉल इस पर आराम से अटैक कर दे और यहाँ से OH निकल जाए। इसका मतलब है नेट रिजल्ट क्या निकला, यहाँ से OH निकल जाएगा और इसकी जगह पर कोई भी OR ग्रुप आ जाएगा, यानी R की जगह मिथाइल इथाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर इथाइल ग्रुप यूज किया है। तो OH निकला एज अ न्यूक्लियोफाइल, उसकी जगह पर OR एज अ न्यूक्लियोफाइल आ गया। That's why esterification is nucleophilic substitution reaction। अगर हम मैकेनिज्म देखें इसका तो सबसे पहले स्टेप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो हम एसिड कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। एसिड कैटलिस्ट पर ये ऑक्सीजन अटैक करता है और ये भी OH बन जाता है, यहाँ भी H लग जाता है। अब इसमें होती है रेजोनेंस, किस तरह से रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग, इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा CH3C, यहाँ भी OH और फिर इधर भी OH लग जाएगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला। इसका मतलब है एसिड यहाँ पर ऐड करने का मकसद ये जो हमारे पास कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे तो ये एथेनॉल जो कि एक वीक न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर पाएगा, ये इसको लोन पेयर अपना दे देगा और ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पर। एथेनॉल ने जो कि लोन पेयर दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वही वाला पार्ट है, CI3 और C के साथ 2 OH ग्रुप मौजूद हैं, यहाँ से एथेनॉल इसके साथ आकर लग गया है और इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हुए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर अटैक किया उसके कार्बोनिल ग्रुप पर और कार्बोनिल कार्बन जो है उस पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन का पेयर उसको शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एसिड कैटलिस्ट के जो है वो प्रोटॉन ट्रांसफर करवा देगा, ये जो H है अल्कोहल का H यहाँ चले जाएगा और ये बन जाएगा वाटर, ये H2O बन गया। और फाइनल स्टेप में चूंकि अभी तक कैटलिस्ट भी निकलना है तो यहाँ से वाटर भी निकल जाएगा और H भी निकल जाएगा। जब यहाँ से वाटर और H निकलेंगे तो ये इस तरह से ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, H2O प्लस H, और ये बच जाएगा CI3C डबल बॉन्ड O OC2H5, यानी एसिड का यहाँ से OH निकल चुका है, ये वाटर की शक्ल में निकल गया एसिड का OH और उसकी जगह पर OC2H5 OH ग्रुप लग गया है। तो एक न्यूक्लियोफाइल निकल गया है, उसकी जगह पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ गया है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ एस्टर जो फ्लेवर के तौर पर यूज होते हैं ये आप याद कर लेंगे, अमाइल एसीटेट बनाना फ्लेवर है, बेंजाइल एसीटेट जैस्मीन फ्लेवर है, अमाइल ब्यूटाइरेट एप्रिकॉट, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट रेस्पबेरी, इथाइल ब्यूटाइरेट पाइन एप्पल और ऑक्टाइल एसीटेट का ऑरेंज फ्लेवर होता है।
एक और रिएक्शन है अमाइड फॉर्मेशन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर आप इस रिएक्शन को भी गौर से देखें तो यहाँ से इसका OH निकला है और एंड में जाके इसकी जगह पर NH2 आ गया है। तो OH भी न्यूक्लियोफाइल है जो कि एज अ लिविंग ग्रुप एक्ट कर रहा है, उसकी जगह पर NH2 ग्रुप लग गया, तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में एसिड H देता है और बेस H लेता है। अमोनिया चूंकि बेस है, ये H है, तो एसिड है तो ये अमोनियम बन गया, साथ अमोनियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर इसको हीट करेंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे और वाटर निकल के यहाँ पर अमाइड बन जाएगा। इसको असीटामाइड कहते हैं क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटामाइड। या चूंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसको इथेन अमाइड भी कह देते हैं। जितने कार्बन होते हैं साथ उसके अमाइड लगा देते हैं, सिर्फ जो अल्केन होती है उसका ई नहीं लगाना। रिएक्शन कैसे होगा, ये अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, एक H यहाँ से यहाँ चले जाएगा ताकि वाटर बन जाए और अल्टीमेटली कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH होगा वो निकल गया यहाँ से वाटर की शक्ल में और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बना देगा और हमारे पास असीटामाइड बन जाएगा। नेट रिजल्ट क्या निकला, OH निकल गया एसिड का और उसकी जगह पर NH2 ग्रुप लग गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लेके उसको P2O5 की मौजूदगी में हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर निकल जाता है, एक OH देता है दूसरा H देता है, ये बन गया वाटर और ये हमारे पास एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप बन गया। चूंकि ये स्टिक एसिड से बना है तो हम कहेंगे स्टिक एनहाइड्राइड। तो P2O5 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हम इसको चैप्टर नंबर 8 में भी यूज करके आए हैं। लास्ट रिएक्शन जिसमें COOH एज अ होल इन्वॉल्व होता है, एक रिएक्शन है जिसमें पार्शियल रिडक्शन होती है। देखें यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 है और जो प्रोडक्ट बना है उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 1 है। इसका मतलब है सारे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड खत्म नहीं हुए, तो ये पार्शियल रिडक्शन है और पार्शियल रिडक्शन करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पार्शियल रिडक्शन होती है इससे बनती हैं अल्कोहल्स। नेट रिजल्ट क्या निकलता है, C डबल बॉन्ड OH CH2OH में बदल जाता है। अगर कंप्लीट रिडक्शन करनी हो तो सारे CO बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। यहाँ 3 CO बॉन्ड है, यहाँ कोई भी CO बॉन्ड नहीं है, दिस इज कंप्लीट रिडक्शन। इसमें COOH ग्रुप CI3 में बदल गया। HI बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और फास्फोरस यहाँ पर कैटलिस्ट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस करके, यहाँ आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ 0 है, ये दूसरों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन से अल्कोहल बनती हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स बनती हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंप्लीट रिडक्शन से अल्केन्स बनती हैं। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।